मनोविज्ञान में बाल विकास के हमारे चैप्टर्स में परसों हमने एक चैप्टर को बीच में छोड़ा था और वो चैप्टर था शिशु अवस्था। आज हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। हमने अभी तक शिशु अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास को पढ़ा है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। बिना किसी भूमिका के मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। जो भी आएंगे धीरे धीरे आ जाएं, उनका सबका स्वागत है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये जो काल है शिशु अवस्था का, ये बालक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस काल में बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो हम अभी नहीं देते हैं। तो उस काल में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है और उसी विकास का एक तीसरा आयाम है जिसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। आज हम वहाँ से हमारी कहानी को शुरू करते हैं कि बालक में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग शिशु कहते हैं, टेक्निकल भाषा में इन्फेंट कहते हैं, और उसकी जो एज है वो जन्म से लेकर 6 साल तक हमने मान रखी है। तो जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे में भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं। तो अलग अलग उसकी स्टेजेस हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसमें उसकी भावनाएं यानी उसके संवेग विकसित होते हैं। सबसे पहले तीसरे महीने में क्या कहानी होती है। तीसरा माह या 3rd मंथ, यहां तक यानी जन्म से लेके, आप यूं कह सकते हैं जन्म से लेके 6 माह तक, इसको हम एक साथ ही ले लेते हैं, जन्म से लेके 6 माह तक, ताकि उसको बांटने की जरूरत नहीं हो। जन्म से लेके 6 माह तक उसके अंदर संवेग होते हैं या नहीं होते हैं, पहली बात। तो उसमें संवेग नहीं होते हैं, यानी उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, बच्चे में नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, तो उस बच्चे में सहज क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं 6 माह तक। रिफ्लेक्सेस से काम करता है। आप रिफ्लेक्सेस को सीधा यूं समझिए कि आप एकदम मेरी आंख की तरफ यूं करेंगे तो मेरी आंख अपने आप बंद हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से कोई चीज आपको दिख जाएगी तो आप एकदम दूर हो जाएंगे। आपको कोई कहेगा नहीं दूर होना, लेकिन आपको लगेगा एकदम से दूर हो जाए। सहज भाव से आप जो क्रिया कर लेते हैं, ऐसा भगवान ने आपके अंदर एक सिस्टम डाल रखा है कि कोई ऐसी आपात स्थिति आएगी जिसमें आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपका जो ब्रेन है उस सहज स्थिति को भांप लेगा और एकदम से सहज रूप से अलग हो जाएगा। उसको कहते हैं सहज क्रिया। तो ये जो 6 महीने तक का बालक है, 6 महीने तक का बालक सहज क्रियाओं से चलता है और इसमें उत्तेजनाएं होती है, संवेग नहीं होता, उत्तेजनाएं होती है। संवेग और उत्तेजना में फर्क क्या है, इसको आप समझ लीजिए। संवेग जब होता है, पैदा होता है, तो उसके पहले हमको संज्ञान लेना होता है, हमें समझ में आना चाहिए। संज्ञान का मतलब वो चीज हमको समझ में आनी चाहिए, और हमको समझ में आएगी तो हमारे अंदर संवेग पैदा होगा। अभी इस छोटे बच्चे को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो संवेग ही पैदा होगा। संवेग की पहली शर्त है कि चीज समझ में आनी चाहिए, यानी संज्ञान लेना चाहिए उसका। अभी उसको संज्ञान जैसा कुछ आइडिया नहीं है, तो संज्ञान नहीं है तो संवेग भी नहीं है, तो केवल उत्तेजनाएं हैं। इस स्थिति में केवल उत्तेजनाएं हैं। पहली बात सहज क्रियाएं हैं और दूसरी उत्तेजनाएं हैं। और 2 प्रकार की उत्तेजनाएं होती हैं, उसको कभी कभी कष्ट होता है
और कभी उसको आनंद होता है, पेन और प्लेजर। उसको कष्ट होता है तो वो रोने लगता है, उसको आनंद होता है तो वो अपने को लगेगा ऐसे जैसे हंसने लग गया, वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। तो अभी वो उसके पास दो ही चीज़ें हैं, उत्तेजना के कारण से कभी वो रोने लगता है और कभी वो हंसने लगता है। ये दो भाव हमको दिखाई देंगे उसकी हरकतों में, उसके चेहरे पर। तो 6 महीने तक ये शिशु किससे चलता है? उत्तेजनाओं से। और उत्तेजनाएं दो प्रकार की, कष्ट और आनंद की। तो इस समय भूख नहीं लगती उसको, आप यूं समझिए, भूख नहीं लगती है उसको, उसके पेट में हल्का सा दर्द होता है और उस दर्द के कारण वो चिल्लाता, उसको कुछ चाहिए। ये जो भूख लगना या भोजन की आशा जगना, ये आगे आएगा जब संवेग विकसित हो जाएंगे। हमें जैसे भूख लगती है तो जैसे ही हम भोजन की मन में जैसे हुक उठती है, जैसे हुक कह सकते हैं हम, इंस्टिंक्ट को हुक कह सकते हैं, वो उठती है तो हमारे अंदर एकदम से जैसे चूहे दौड़ने लग जाते हैं, वो संवेग पैदा होता है, भूख का संवेग पैदा होता है। अभी इनके भूख का संवेग पैदा नहीं होता, अभी उनको आंतों में हल्का सा दर्द जैसा महसूस होगा तो चिल्लाएंगे और उससे हम समझ जाते हैं कि उसको खाने की जरूरत है। और कभी कभी ये मस्ती में होंगे तो हंसने लग जाएंगे जोर जोर से, है ना। इनका चिल्लाना करना यही सब चलता है। तो पहला 6 माह तक ये चलते हैं उत्तेजनाओं से और सहज क्रियाओं से। 6 माह इनके लिए बहुत क्रिटिकल है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। दूसरी बात, 6 माह में पहले 3 संवेग विकसित होते हैं। पहले 3 संवेग विकसित होते हैं। और पहले 3 संवेग कौन से होते हैं? भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा और घृणा, डिस्गस्ट। फियर, एंगर एंड डिस्गस्ट। ये 3 संवेग सबसे पहले विकसित होते हैं। मैंने कमेंट पे कंट्रोल कर रखा है, तो आप जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो आपके जो मित्र हैं, पहचान वाले हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। अधिकतर ऐसा होता है कि आपको पसंद आ जाता है तो फिर आप उसको बांटते नहीं हैं। बांटने वाली प्रवृत्ति अभी कम है, तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को बांटना चाहिए। हम हमेशा खराब चीज़ों को बांटते हैं। अभी जो प्रवृत्ति चलती है समाज में, कोई मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं तो या तो ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जो गलत है, जो गलत भावनाएं भड़काता है, और या फिर ऐसा करते हैं जो अचरज करता है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर अचरज है, अजीब सा लगता है, उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। वो सहज प्रवृत्तियां हैं, अभी जब हम पढ़ रहे थे उससे हमको आगे आना चाहिए। हमको अच्छी चीज़ें, हमको खुशी और अच्छी जानकारियां बांटने की आदत डालनी चाहिए। तो आपको अच्छा लगे तो आप एक तो लाइक का बटन दबा दीजिए, दूसरा आप शेयर का बटन दबा दीजिए, बस। बाकी देखते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से और नोट करते रहिए। कमेंट की जरूरत नहीं, आप कमेंट करके टाइम खराब करेंगे, फिर आप कमेंट में जाएंगे, फिर आपका ध्यान हटेगा, इसलिए मैंने वो बंद कर रखा कमेंट वाला। कुछ लोग हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में वो कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं उनको मैं कुछ मदद कर दूँ, उनको कुछ रिवाइज करा दूँ, बस। इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तल्लीनता से पढ़ें और समझें इसको, अगर आपके काम आ सके तो ये 3 प्रकार के संवेग विकसित होते हैं, भय का, क्रोध का और घृणा का, 6 महीने तक। ये पहले संवेग हैं जो मानव में विकसित होते हैं। आगे जाकर हम जब मैकडुगाल की पूरी लिस्ट बनाएंगे 14 की, तो पता लगेगा और भी संवेग हैं जो जरूरी हैं, लेकिन ये पहले संवेग हैं 3। और ये हमारा जिंदगी पर पीछा नहीं छोड़ते। भय हमारा पीछा नहीं छोड़ता, डर लगता ही रहता है, इन दिनों भी लगा हुआ है। क्रोध आता हमको और घृणा होती है। ये तीनों चीज़ों का अर्थ ये है कि
हम लोग जिंदा रह सकें इस धरती पर, जिंदा रह सकें, इसके लिए भगवान ने हम में 3 संवेग शुरू में डाल दिए हैं। अगर भय नहीं डाले, हमको डर नहीं लगे, तो आदमी कुएं में कूद जाएगा, बच्चा तो उसमें आग में कूद जाएगा। तो नेचुरल है। ये सबसे पहले संवेग ऐसे हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो 3 प्रकार के संवेग हैं, भय, क्रोध, क्रोध यानी अपने बचाव के लिए, भय यानी बचने के लिए, भाग जाए, पलायन कर जाए, पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, और क्रोध यानी झगड़ा, अगर लगे इसको कि झगड़ा करना चाहिए, जरूरत है झगड़ा करने की। और तीसरा डिसगस्ट यानी चीज पसंद नहीं है तो उससे दूर चले जाना, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, शरीर के अंदर भी आगे तो उसको उल्टी करके फेंक देना, नहीं लगी अच्छी, टेस्टी नहीं है, घृणा है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं ताकि व्यक्ति अपना अस्तित्व बचा सके। हम संवेग वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इंस्टिंक्ट की थ्योरी, उसके कारण से हमको क्या फायदा होता है, मैकडुगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पहला वर्ष, 6 माह में 3 संवेग होते हैं। अब आया पहला वर्ष, 2 संवेग और विकसित हो जाते हैं पहले से, खुशी का और प्रेम का। एलेशन, इसको बोलते हैं एलेशन, डिलाइट, लव या अफेक्शन। ये हम पढ़ रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस कैसे कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले 3 इमोशन डेवलप हुए, अब 2 इमोशन डेवलप होते हैं 1 साल में आते आते। अब उसको किसी चीज को देखकर खुशी होना शुरू होती है, वो देखता है उसको खुशी होती है, माँ को देखता है खुशी होती है, अपने पसंद की कोई चीज देखता है उसको खुशी होती है, वो जाहिर करता है। और ये जो जाहिर करता है ये उसका संवेगों का विकास होना प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रेम होता है उसको, अब वो चाहने लगता है दूसरों को, अपने आसपास के लोगों को चाहने लगता है, खासकर माँ के प्रति उसका विशेष प्रेम प्रकट होना शुरू हो जाता है। कोई खिलौने ऐसी कोई चीज़ उसको समझ में आती है, उसके प्रति उसका प्रेम विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वो ये 2 संवेग और विकसित होते हैं। फिर जब 1.5 वर्ष का होता है यानी 18 महीने का, तो इसमें ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है, जेलेसी। अब वो ईर्ष्या करने लगता है दूसरों से, किसी और के पास कोई चीज है तो उसको बुरा लगता है कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, यानी ईर्ष्या का भाव अब विकसित हो जाता है। फिर हमारे अंदर तो गजब का है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो 1.5 साल से ये भाव हमारे अंदर विकसित होता है। और जब ये 2 वर्ष का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। 2 वर्ष, एक तो 6 महीना था पहली बार जब संवेग प्रकट होते हैं, और 2 वर्ष में जितने भी संवेग हैं सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। प्रश्न ऐसे ही आता है, किसी बालक में सभी प्रकार के संवेगों का विकास किस वर्ष तक हो जाता है। अब 2 वर्ष का मतलब ये नहीं कि आज ये डेट हो गई 24 अप्रैल 2 साल का हो गया तो सारे संवेग विकसित हो गए। जब ये साइकोलॉजी आप पढ़ो तो ध्यान रखिएगा ये एवरेजेस हैं, ये सामान्यता ऐसी बातें हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि 2 साल होते ही आपके अभी तक तो सारे संवेग प्रकट हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। एक अमूमन एवरेज औसत सामान्यतया 3 शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्ष में सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। यह हुआ इनका संवेगों के विकास की यात्रा, जो 6 महीने से शुरू हुई, 1 साल, फिर 1.5 साल और फिर 2 साल, ये कंप्लीट उनका डेवलपमेंट हो गया। अब अगली बात याद रखिए कि इस समय जो बालक का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। जब से वो संवेग समझने लगता है उसके बाद उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है। यानी वो जो मूल प्रवृत्तियां उससे करवाएगी वैसा व्यवहार करेगा। बाद में हम धीरे धीरे उसको सिखाएंगे उन मूल प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना, उसको कहते हैं हम लर्निंग। अधिगम करवाएंगे तो अपनी मूल प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना या उनको रूपांतरित करना सीख लेगा। लेकिन इस समय उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल यानी बेसिक, जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर, उनके अनुसार व्यवहार करता है। अभी उसको उनको कंट्रोल करना नहीं आया। अब यहां से आगे हम कहते हैं अधिगम की उसको आवश्यकता है। अधिगम की मूल रूप से आवश्यकता किस बात के लिए है कि हम इन मूल प्रवृत्तियों का उपयोग करना सीखें,
इनको नियंत्रित करना सीखें और जब जरूरत पड़े तो इनको रूपांतरित करना सीखें। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार होता है इस स्टेज पर। अब संवेगात्मक विकास में लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये काल जो है ये संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल होता है, गोल्डन पीरियड है इसका। शिशु काल जो होता है वो संवेगात्मक विकास का गोल्डन पीरियड है। यानी ये जो पहले 5-6 वर्ष हैं बालक के, इसमें अगर आपने उसके संवेगों का विकास ठीक से करवा दिया तो वो जीवन भर मस्त रहेगा। अगर आपने इस समय उसके संवेगों के विकास में कोई बाधा पहुंचा दी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव जीव है इस समय, तो आपने अगर बाधा पहुंचा दी, उसके संवेगों को दबा दिया, उसके संवेगों को विकसित नहीं होने दिया, तो वो जो कुंठाएं उसके अंदर विकसित होंगी ये पूरे जीवन उसका पीछा करेंगे। तो इस समय के बालक को हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता और परिवार जो उसके आसपास रहता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा बालक नहीं है, ये बहुत संवेदनशील बालक है। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा माहौल उसके चारों ओर खड़ा कर रहे हैं, उससे उसके संवेगों पर बहुत जोर पड़ रहा है। अगर आप अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक बहुत हेल्दी, मेंटली बहुत हेल्दी चाइल्ड बन जाएगा। और अगर आप माहौल खराब कर रहे हैं तो अभी से डर जाएगा, दब जाएगा, कुंठित हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आगे अपन पढ़ेंगे कि इस समय हमको घर में कैसा माहौल रखना चाहिए। कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, बच्चा क्या समझता है। लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा समझता है। ये जितना बोल नहीं पाता उससे कई गुना ज़्यादा समझता है और बहुत सेंसिटिव है। समझता भी ज़्यादा, हम पे अभी असर नहीं पड़ता, हम तो पक गए थोड़ा, लेकिन ये नहीं, पका हुआ नहीं है, कच्चा है, तो इस पर बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों में। तो संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल है। अगर हम ढंग से इस समय हैंडल कर लेंगे तो टॉप पर, और ढंग से हैंडल नहीं करेंगे तो बॉटम पर। फिर ये क्लास में भी दबा रहेगा, भीड़ में जाने से भी डरेगा। इसमें कई ऐसी चीज़ें, व्याधियाँ पैदा हो जाएंगी जो व्याधियाँ इसका जीवन भर पीछा करेंगी। इसलिए हमको इस समय सही ढंग से इसको हैंडल करना चाहिए। तो पहला तो हो गया इसका संवेगात्मक विकास, इस पर मैंने कुछ बातें आपको बताई। अब इस बच्चे का सामाजिक विकास कैसे, ये सामाजिक विकास का मतलब आप सामाजिक संबंधों को कैसे समझते हैं और उनको कैसे डील करते हैं। पहली बात तो समझ में आता कि नहीं आता कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है, इससे मेरा कोई संबंध है, समझ में आना चाहिए। फिर उनको कैसे आप डील करते हैं, ये सामाजिक विकास होता है। तो इस बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, सबसे पहले तीसरा महीना, तीसरे महीने तक आते आते ये दुनिया में एक शख्स को पहचानना शुरू कर देता है, और वो शख्स है इसकी माँ। ये अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। इसलिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिससे जान पहचान होती है बच्चे की, माँ है। दूध तो पी रहा है, दूध तो किसी और का भी पी सकता है, दूध तो किसी और का भी पी सकता है, किसी और के पास भी रखा जा सकता है, लेकिन आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानता है, उसको देख के खुश होता है। ये पहली बार 3 महीने में होता है। अब वापस मैं आपको सावधान कर देता हूँ, 3 महीने का मतलब 2.5 महीने भी हो सकता है, 3 महीने का मतलब 3.5 महीने भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आप कैलेंडर लेके नहीं देख लेंगे तीसरा महीना हो गया आज मुझे पहचान ले, ऐसा नहीं है। तो 3 महीने में वो अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। छठे महीने में 6 माह का जब हो जाता है, उधर अपने पढ़ा के 6 माह का हो जाता है, तो उसमें पहली बार संवेग विकसित हो जाते हैं, भय के, क्रोध के, घृणा के। इधर सामाजिकता के मामले में क्या होता है कि उसको नॉन और अननोन, यानी घर में कौन कौन पहचान वाले हैं और कौन कौन पहचान वाले नहीं हैं, उनका पता लगने लग जाता है, क्योंकि वो रोज देखता है। तो घर में जो जिनको देख रहा है, दादी को, चाचा को, दादा को, माँ को, पिता को, भाई को, सबको देखता है ना जिनको, तो उनको पहचानने लगता है। और कोई अनजान आता है उसको भी पहचान लेता है, इसको मैंने नहीं देखा हुआ। ऐसा वो हाव भाव से प्रकट करता है, बोलता तो भी है नहीं वो, तो वो अपने हाव भाव से प्रकट करता है कि जो आसपास रोज आ रहे हैं उनको पहचानने लगता है, और जो नहीं आ रहे, अनजान आते हैं, उनको देख के एक बार की वो ऐसी रिएक्शन करेगा कि मैं इनको नहीं जानता। 6 माह में ये पहली बार घटना घटती है। पहले साल में अब थोड़ा सा हिलने डुलने लग गया है,
हमने फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ा था 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग। मैंने एक वर्ड आपको दिया था 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग। अब ये घूमना करना इसने शुरू कर लिया। तो अभी समाज के बारे में इतना ही मानता है कि इसको मना करते हैं तो समझ जाता है, यानी जिन चीज़ों के लिए हम मना करते हैं वो नहीं करता है, यानी मना शब्द में समझता है कि ये नहीं करना है, ये चीज़ वो समझने लगता है। 2 वर्ष में वो घर के जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, बड़े मेंबर्स हैं या दूसरे मेंबर्स हैं, उनके साथ सक्रिय हो जाता है और एक अपनी मेरी फैमिली है ऐसी फैमिली की उसको एहसास होता है उसको कि मेरी फैमिली है। 2 वर्ष में, यानी हम कह सकते हैं कि उसका प्रारंभिक सामाजिकरण 2 वर्ष में हो जाता है, यानी ये पूरे परिवार को प्रारंभिक सामाजिकरण, प्रिमिटिव सोशलाइजेशन, ये हो जाता है। कब हो जाता है? 2 वर्ष में। तो उधर देखा आपने समवेगात्मक विकास में 2 वर्ष के होते होते सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। कभी देखो एग्जामिनर क्या करेगा आपसे, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसीलिए इस साइकोलॉजी वाले पेपर में अधिकतर स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। वो धोखा इसीलिए खाते हैं, कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता, वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। और ये साइंस है, साइंस को आप समझ ही सकते हैं, रट नहीं सकते। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आपने देखी नहीं है, आपके आसपास आपके घरों में घट रही है, ये तो सबसे ईजी समझ में आनी चाहिए। अब आप मान लीजिए मुगल काल पढ़ रहे हैं तो आपने नहीं देखा अकबर को, तो मुश्किल है, अकबर का क्या था, अकबर की क्या सिचुएशन थी, वो तो आपको ऐसे मेमोराइज करना पड़ता है, आपको इमेजिन करना पड़ता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, आपके आसपास ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ये तो सबसे इजी होना चाहिए, इसको बिना बात सबसे मुश्किल बनाया गया है वर्ड्स के चक्कर में। ये वर्ड, ये उसकी परिभाषा, ये उसने ये कहा था इसके बारे में, और एक एक शब्द रटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। वो नहीं करना, इसको समझना अच्छे से। मैं बार बार इन चीज़ों को आपके सामने रिपीट करता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो वो प्रारंभिक सामाजिकरण हो जाता है उसका 2 वर्ष के अंदर। और 3 साल में अब बड़ा चेंज आता है। आप देखिए 3रे साल में एक बड़ा चेंज आता है उसके अंदर, उस सामाजिक विकास के व्यवहार में। 3rd ईयर में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनको भी आसानी रहे, जो हिंदी में आसानी रहे। कभी कभी मैं मारवाड़ी में भी बीच में चालू हो सकता हूँ, मूड बन जाए तो ये सेल्फ सेंटर्ड है, यानी आत्म केंद्रित है। 3 साल का होते होते ये बालक आत्म केंद्रित हो जाता। आत्म यानी खुद पर केंद्रित हो जाता, मुझे को मैं ही हूं। अब ये इसके दिमाग में घुस जाता है कि इस घर में सबसे ज्यादा वीआईपी कोई है तो मैं हूं। और होता भी है, सब लोग लाड वाड करते करते, जो भी नया मेहमान आता है लाड करते 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 उसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं। और उसको दिमाग में ये लगता है कि मैं इस घर का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, और अपने हर व्यवहार में ये शो करेगा मेरे पे ही ध्यान रखा जाए। बाहर से कोई गेस्ट आके बैठेंगे तो उनके बीच में आके उछल कूद करेगा, बिस्किट के हाथ लगा देगा, किसी का हाथ लगा देगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उनका बिस्किट लेना चाहता है या उनके प्रति उसका सम्मान कम है। वो आपको ये कहना चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, ये मेहमान आ गया ठीक है, लेकिन मेरे पे ध्यान कम नहीं होना चाहिए। और मेहमान को भी ये कह रहा है इस घर में मैं हूं सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर मेहमान जानते हैं तो उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे, बातचीत करना शुरू कर देंगे, फिर वो खुश है, वो बार बार आके आपको छेड़ेगा। लड़का हो या लड़की, उसकी टेंडेंसी रहेगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बदतमीजी कर रहा है या बदतमीजी कर रही है, हम तो बहुत सीरियस बात करना चाहते हैं, और ये उसको क्या लेने देना, सीरियस बात कौन सी कर रहे हो। उसको तो लगता है मैं जो हूं मैं हूं। इसको कहते हैं आत्म केंद्रित। अब ये वर्ड अपने समझ में आ गया ना, आत्म केंद्रित किसे कहते हैं। सब मैं ही हूं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए पूरा घर। ये 3 साल में आते आते वो ये नाटक शुरू कर देता है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस नाटक को बर्दाश्त करना चाहिए या इसको दबा देना चाहिए? तो ज्यादातर कहते हैं अंदर जा, मेहमान आए, अंदर बैठ, ये बैठ। और वो क्या करता है, फिर कोई न कोई बहाने से कोई चीज ही गिरा देगा वहां पे और आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगा। अब क्या करोगे? अब आप मार लो पीट लो उसको। मार लो पीट लो मतलब आप चूक गए, डांट दो मतलब आप चूक गए। मैंने कल भी क्लास में कहा था आपको कि ये माता पिता बनना इतना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हम बन गए यूं ही। इस तरह से बच्चे बड़े ढंग से नहीं होते।
माता पिता बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो व्यवहार कर रहा है किस कारण से कर रहा है। वो जब लास्ट में हम आएंगे कि इनकी केयर कैसे की जाए, ध्यान रखना। तो इसकी एक खास बात है व्यवहार की, सामाजिक व्यवहार की बहुत जरूरी और खास बात है कि वो आत्म केंद्रित व्यवहार करता है। कौन करता है? शिशु करता है। इससे जो बड़ा हो जाएगा ना, बाल्यावस्था में जब पहुंच जाएगा, वो आत्म केंद्रित नहीं है, वो समाज केंद्रित है। हमने पढ़ा था, वो समाज के अनुसार चलेगा, वो आज्ञाकारी है आपका पूरा। ये आज्ञाकारी नहीं है, ये कह रहा मैं हूं, और वो दूसरा जो आएगा वो क्या कहेगा? है जो समाज ही है। फिर जो तीसरा किशोर अवस्था में वो कहेगा कुछ नहीं है समाज में, कुछ नहीं गिनता समाज को। अब ये सामाजिक विकास के अलग अलग पहलू हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, और जब ये 4 साल का हो जाएगा, 4 वर्ष का जब ये हो जाएगा, तो क्या करेगा? अब बाहर जाना शुरू कर देगा। अभी तक इसको कोई दोस्त वोस्त का कोई मतलब नहीं है, ये किसी के साथ अपनी कोई चीज शेयर नहीं करेगा। इसका खिलौना तो इसका है, शेयर नहीं करेगा। इसको पसंद नहीं आप किसी दूसरे पे ध्यान दो। लेकिन अब जब 4 साल का हो जाएगा, तो 4 साल का होगा तो अब धीरे से बाहर कदम रखेगा। अब इसको किसी चुन्नू के साथ खेलने जाना, किसी मुन्नू के साथ खेलने जाना, अब बाहर जाना है इसको खेलने के लिए। अब ये 4 साल के अंदर क्या होता है? अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। अब कहेगा उनके पास जाऊंगा खेलने, या उनको बुलाओ मेरे पास। अब ये बाहर जाना शुरू हो गया है। और फिर ये बाल्यावस्था में जब प्रवेश करेगा तो बिल्कुल ही ग्रुप में रहना शुरू चाहेगा। दूसरों के बच्चों के साथ ग्रुप में रहूंगा, मैं ग्रुप में रहूंगा, लेकिन शाम को मम्मी के पास आना, घर पे आना वापस। तो ये तो धीरे धीरे ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहा है। बाल्यावस्था वाला ग्रुप में रहना पसंद कर रहा है, घर में आऊंगा शाम को। किशोर अवस्था वाला कहता मैं तो ग्रुप में ही रहूंगा, घर नहीं आऊं। ये ऐसे इनका सामाजिक विकास होता है। ये दूसरा पहलू हो गया सामाजिक विकास। तीसरा हो गया भाषा का विकास। इनकी भाषा कैसे डेवलप होती है? भाषागत विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। बीच बीच में मैं देख रहा हूं कहीं नेट डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, ध्यान रखूं उसका। ऐसा नहीं कि मैं अकेला बोलता जा रहा हूं, इधर कोई नहीं है क्लास में। अच्छा विनोद जी, माइक थोड़ा ऊपर करूं? ठीक है। एक मिनट कर देता हूं ना। और कोई सुझाव? बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कहा कि आप इस क्लास को देखा करें, आप ध्यान से पढ़ो बस। ये तो मेरे के साथी हैं, वो कमेंट करके मुझे गाइड कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। बाकी के लोग आप अब ठीक है ना? ओके। जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल इसी बात पर ध्यान रखेंगे, आपको तो पढ़ना है। ये कमेंट करना, अच्छा लगना, बुरा लगना, उन सबको छोड़ दो, आप तो उसमें मत पढ़ो। एंजॉय करो। आप तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, मेरा काम हो गया। अब इस बच्चे का 0 से 6 यानी जन्म से लेके और 6 वर्ष तक इसकी भाषा का कैसे विकास होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सावधान मैं बार बार आपको इस बात के लिए करूंगा कि आप कभी ये मत करिएगा 1 साल में ये होता है तो 1 साल में हो, 1.5 साल में तो 1.5 साल में। ऐसा नहीं होता। जो भी चीजें कही गई है सारी एवरेज हैं और बहुत रिसर्च करने के बाद, शोध करने के बाद कही गई है। तीसरा महीना, जन्म के बाद तीसरे महीने तक भाषा के नाम पे ये बच्चा या बच्ची 2 ही चीजें जानता है, चीखना और रोना। ये 2 चीजें वो जानता है, स्क्रीमिंग और क्राइंग। अब क्या होता है यहां पे देखो, हिंदी में एक वर्ड लिखा होता है क्रंदन। अब किताबों ने ये लिख दिया कि वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता, एक तो चीखना है, एक क्रंदन है। आप क्रंदन के पीछे चिपक जाते हो। अब आपको क्रंदन समझ में नहीं आता, आप रटते हो ये क्रंदन क्या है।
और इन किताबों वाले ने हिंदी अनुवाद में भी हालत ऐसी खराब कर रखी है कि संस्कृत के भी बाप हो रखे हैं। मतलब ऐसी चीजें लिखते हैं इसके अंदर ये लोग, संस्कृत की क्रंदन। अब रोना होता है, अंग्रेजी में बड़ा आराम है। अंग्रेजी में दो चीजें हैं, स्क्रीमिंग और क्राइंग। कोई भी स्टूडेंट समझ जाएगा जिसकी अंग्रेजी थोड़ी बहुत ठीक है। लेकिन हिंदी वालों के साथ और फिर मारवाड़ी वालों के साथ, तो मारवाड़ी के शब्द अलग है ना, चीखना, हाका करे रोना, रोए गणो। वो रो नहीं रहा वो एक्चुअल में, वो उसकी एक एंजॉयमेंट की स्टाइल है उसकी। तो वो अपना ध्यान खींचने को उसके पास यही तरीके, वरना आप ध्यान नहीं दोगे उसके ऊपर। तो कभी कभी तो चिल्लियां बांटे, चिल्लियां इज दिस, चीखना, स्क्रीमिंग, चिल्लियां जोर जोर से चिल्लियां, वो ये चीखना होता है। अब चिल्लियां किताब में लिखा हुआ नहीं, इसलिए अपने को लगता है तो बहुत भारी ज्ञान है भाई। तो चीखना और दूसरा रोना, ये दो उसके शुरुआत में, उसकी लैंग्वेज के नाम पे, भाषा के नाम पे उसके पास दो ही तरीके हैं। लैंग्वेज किस लिए होती है? किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। इसके पास अपनी बात को कहने के लिए यही दो साधन है, चीखना और रोना। ये दो चीज करता है। हमने वहां पढ़ा था इमोशनल डेवलपमेंट में कि इस समय में उत्तेजना के कारण ये करता है। तो जब भी इसको कष्ट होता है रो देता है जोर जोर से, दूध चाहिए, खाना चाहिए, वो पेट में लगता है ना, दर्द होता है। इनको संवेग तो पैदा होता नहीं, कष्ट होता है। और खुश हो जाता तो चिल्लाने लगता अपनी धुन में मस्त। ये अभी ईश्वर हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं, ये ईश्वर हैं एक्चुअल में। अब इनको हम लोग इंसान बना के फिर गणना का पुंज बनाने की कोशिश बाद में करेंगे, लेकिन इस समय में प्योर ईश्वर है, ये प्योर भगवान है आपके सामने। तो भगवान आनंदित होते हैं, भगवान क्रोधित होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं। भगवान का रूप कहते हैं ना शिशु को, ये है 3 महीना। उसके बाद चौथे से लेके 5वां महीना, अब ये स्वर और व्यंजन की आवाजें निकालता है। बोल नहीं पाता स्वर व्यंजन को, उनकी साउंड्स, उनकी आवाज निकालता है। आवाज जहां लिखा वहां तक पहुंच रही है कैमरा, ओके। स्वर और व्यंजन की आवाज निकालता है। स्वर की आवाज यानी आ ई, यानी अभी वो अपने होठों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपने जीभ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपने दांतों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हम जब बोलते हैं तो हमारे होठों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी जीभ को इस्तेमाल करते हैं, दांतों को इस्तेमाल करते हैं। चे बोलते हैं तो दांत काम में आता है ना। ज बोलते हैं तो दांत काम में आता है। द बोलते हैं तो जीभ काम में आती है, ऐसा है ना। क बोलते हैं तो दांत काम में आ रहे हैं। ये अभी इसके वो उन सारे अंगों को यूज नहीं कर सकता, तो अभी सीधा सीधा इसके गले से आवाज आती है। और कभी कभार ये मुंह को हल्का सा बंद करके यूं आवाज निकालेगा तो हमको लगेगा जैसे स्वर की आवाज निकाली। और कभी निकालता है व्यंजन की आवाज, आ ई, है ना, सॉरी, और ऐसे करता तो मतलब व्यंजन की आवाज निकालता है। तो स्वर और व्यंजन की आवाज निकालता, साउंड निकालता, लेकिन स्वर और व्यंजन का प्रयोग नहीं कर पाता। चौथे 5वें महीने में अब ये टर्निंग पॉइंट आता, 6ठा महीना। छठे महीने में ये पहली बार बबलिंग करता है। हिंदी अनुवाद कर रखा हमने बबलाना, यानी ये अपने होठों का प्रयोग करना सीखता पहली बार। आवाज आ रही है अंदर से, होठ को दबाएगा सबसे पहले, बा, पा, मा, ऐसी आवाज निकालेगा। इस अवस्था को कहते हैं बबलाना, यानी पहली बार वो अपने बा, मा, पा, इस तरह की आवाजें निकालता है। और फिर इस समय जो भी आसपास है उनको चिपका दो आप। अगर बा बोले तो दादा को राजी कर दो, देखो पहली बार इसने बा बोला है, तो दादा दिन भर लेके घूमते रहेंगे उसको। अगर ननियाल में है, लगेगा माँ माँ कर रहा है, मामा कह रहा है, मामा को कह रहा है माँ, है ना, उधर कर दो। या मम्मी के लिए माँ बोल रहा है, पा के लिए तो पापा को कह दो भाई लो थोड़ी देर आप रखो, पा पा कर रहा है। उसको नहीं पता वो किसको क्या कह रहा है, वो केवल बबलाता है। इसको बबलिंग कहते हैं। बबलिंग करता है, बा, माँ और पा की आवाजें निकालता है। ये 6 महीने पर होता है। एक साल, अब ये बहुत क्रूशियल है। 1 साल,
एक अक्षर, छह महीने में वो आ जाता है एक अक्षर वाली स्टेज पे। सॉरी, 6 महीने में आ गया ना, अब एक साल में एक शब्द पे, सॉरी, मैं टाइम देखने लग गया था। एक शब्द के कथन पर आ जाता है, वन वर्ड सेंटेंस। अब ये इस समय में एक शब्द बोलना सीखता है, तो उस एक शब्द में पूरा कथन छुपा हुआ, पूरा सेंटेंस छुपा हुआ है। वो अगर कहेगा पानी, पानी, इसका मतलब है मुझे पानी चाहिए। वो कह रहा खाना, तो उसको खाना चाहिए। वो कह रहा गेंद, तो मुझे गेंद चाहिए। उसके आप सेंटेंस को कोड वर्ड में समझिए। इसको बोलते हैं एक शब्द कथन। एक शब्द में वो पूरा कथन कहना चाह रहा है। एक वर्ष में हो गया, और ऐसे ही 2 वर्ष में वो 2 शब्द कथन कहना शुरू कर देता है, 2 वर्ड सेंटेंस, जिसको हम सार कथन बोलते हैं। संक्षेप में वो कह देता है गेंद दो, गेंद दो। इसका मतलब है कि मुझे गेंद दो, आप वहां से गेंद उठाकर मुझे दो। इतना लंबा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गेंद दो। तो वो सारे अपनी अपनी बात को 2-2 शब्दों में कहेगा, और उसको हमको समझ लेना कि ये पूरा वाक्य है। इसको बोलते हैं 2 शब्द कथन, एक शब्द कथन और 2 शब्द कथन। और इस बीच वो लगभग 50 शब्दों तक पहुंच जाता है। इसकी जो वोकेबुलरी है लगभग 50 शब्दों तक पहुंच जाती है। 50 शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है 2 वर्ष में। हमने कहा ना 2 ईयर टॉकिंग, 1 ईयर वॉकिंग, 2 ईयर टॉकिंग। यानी अब ये आपके साथ बात में स्पष्ट तो कर ही देगा उसको क्या चीज चाहिए। और तीसरे साल में अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तीसरे साल में जैसे हमने उसमें पढ़ा था मानसिक विकास में कि उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग 2 साल के बाद में एकदम तेज गति से बढ़ती है। इसीलिए हमने उस पीरियड को बोला है आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल। तीसरे साल में उसकी कैपेसिटी है 1000 शब्दों की। आप सोचो 1000 कितने होते हैं, गिनते हैं अपन, 1000 गिनो आप, 1000 कितने होते हैं। इसकी कैपेसिटी है 1000 शब्दों की। इसको आप सिखा सकते हैं 1000 शब्द। ये चांद है, ये सूरज है, ये गाय है, बैल है, आप गिन लो। और 1000 शब्दों तक आप इसको तीसरे वर्ष में सिखा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी चाहिए। ये तो आपसे पूछेगा बार बार, ये तो बार बार आपसे पूछता रहेगा हमको बताओ। आप अगर बता सकते हैं तो ये 1000 शब्द सीख सकता है तीसरे साल तक। चौथे वर्ष में ये अपनी मातृभाषा में बात करना शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा कौन सी होती है? जो उसकी मां बोलती है। हम राजस्थान वालों को ये गलत बताया जाता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा वही है जो हमारी मां बोलती है। भले अलग अलग ढंग से बोलें, भरतपुर में अलग ढंग से बोलेंगे, झुंझुनू में अलग ढंग से बोलेंगे, बांसवाड़ा में अलग ढंग है, हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, जैसलमेर में अलग ढंग है, हनुमानगढ़ में अलग ढंग है। लेकिन वो मां जो बोलती है बच्चा 4 वर्ष में उसको सीखता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मातृभाषा का एहसास उसको कब होता है? जब वो 4 वर्ष का हो जाता है तो मातृभाषा में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। अंकित भी आ गया है। अंकित तेतरवाल जी आगे हैं देखने के लिए। अंकित तेतरवाल सबसे फेमस वो है राजस्थान के शिक्षा मनोवैज्ञानिक। सबसे ज़्यादा वीडियोस, लाखों की संख्या में लोग इनको देखते हैं। बहुत गजब तरीके से पढ़ाते हैं। तो वो हमारी क्लास में बैठे हैं, देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। अच्छा,
अब हाँ, मैं कहाँ था, अंकित का नाम आते ही मैं कहीं ख्यालों में खो गया, उसका स्टाइल देख के। बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ा था, अंकित पढ़ा था तो बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ढंग से एक्सप्लेन करता है और बहुत पॉपुलर भी है युवाओं के अंदर। अंकित बहुत पॉपुलर भी है, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वो इस मुकाम पे पहुंचा है, अंकित सर। फिर इस 5वें वर्ष में उनको पहचानने लगता है, संख्या का उसे एहसास होने लगता है, आकार का उसको ज्ञान होने लगता है। ये 3 चीज़ें 5वें वर्ष में उसकी खोपड़ी में बैठना शुरू होती है। 4 से 5, एग्जैक्ट 5 नहीं कह सकते आप, उसको 4 से 5 कह सकते हैं। 4 से 5 वर्ष में 2 चीज़ें घटती हैं 4 से 5 वर्ष में। पहली घटना तो ये घटती है कि वो अपनी मातृभाषा में बात करना शुरू कर देता है, और दूसरी उसको रंग का, संख्या का, आकार का ज्ञान होने लगता है, ये उसको लगता है। तो जो हम राजस्थानी भाषा की वकालत करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि अगर आपको बालक की समझ को बढ़ाना है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। गुजरात का बच्चा गुजराती में बोलता है, घर में गुजराती में बोलता है, स्कूल में गुजराती में बोलता है। बंगाल का बच्चा घर में बंगाली बोली जाती है, स्कूल में बंगाली बोलता है। तमिलनाडु का बच्चा घर में तमिल बोली जाती है, स्कूल में तमिल भाषा में पढ़ता है। प्रारंभिक सारी शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में होती है। और बछीड़ भाषा बोली जाती है और स्कूल में माठ साहब पढ़ाते हैं, वो अलग भाषा होती है। इसके कारण उसको उन चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत आती है और वो अनुवाद ही करता रहता है। तो इसकी हम वकालत करते हैं कि कोशिश करें कि अब जो बालक स्कूल जा रहा है, क्योंकि ये मातृभाषा ही समझा सबसे पहले, इसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी प्रारंभिक शिक्षा करवा दें तो उसकी समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। और ये मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने राजस्थान के बच्चों को दबा रखा है। राजस्थान के बच्चे दब्बू किस्म के आगे जाके इसीलिए होते हैं। इसीलिए आप देखो पूरा दिल्ली में, आज की तारीख में दिल्ली में कहीं भी आप टीवी पे देखेंगे तो राजस्थान के लोग नहीं छा रहे वहाँ पे। उसका एक ही कारण है, बचपन से यहीं से दब गई सोसाइटी, बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से आप नेशनल टीवी पे कभी नहीं देखोगे आप राजस्थान के लोग बोल रहे हैं कि ये उदयपुर का फला आदमी बोल रहा है या जयपुर का बोल रहा है, बीकानेर का बोल रहा है, नहीं बोल रहे हैं, दब गए वो यहीं से, ट्रांसलेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, मेहनत करके वो आगे पहुँचते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, IAS इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके बनते हैं। लेकिन वो जो दबाव है उनके अंदर, वो दबाव तो बना ही रहता है। ऐसा यूपी और बिहार के बच्चों में नहीं है, ऐसा गुजरात के, तमिलनाडु के बच्चों में नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है। भाषा के मामले में लास्ट बात आप ध्यान रखिएगा कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां, बालिकाएं, उनका विकास, भाषाई विकास ज़्यादा तेजी से होता है अपेक्षाकृत बालकों के। विकास तेजी से होता है, उनके पास वर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो भाषा सीखने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है, वो जल्दी चटर पटर जल्दी करना शुरू कर देती है। इसलिए हम कहते हैं लड़कियां ज़्यादा बोलती है घर में, खूब मस्ती रहती है उनके कारण, लड़के थोड़ा धीरे धीरे इस भाषा को पकड़ते हैं। तो ये भी फर्क रहता है। ये हो गया हमारा भाषागत विकास। फिर आ गया नैतिकता का विकास, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब कई बार ये कहते हैं कि ये बच्चे जो है नीति में कुछ नहीं समझते। नैतिकता का मतलब आप समझिए कि सही और गलत क्या है, समाज के हिसाब से सही और गलत हम किसको कहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, ये नैतिकता है, ये मॉरल डेवलपमेंट है। अब इस सही गलत का एहसास इस छोटे बच्चे को नहीं है, अभी इसको आगे सिखाया जाना पड़ेगा। हम धीरे धीरे सिखाते हैं, अभी इसको कहते हैं देख ये नहीं छूना है, तो ये हमारे कारण मान लेता, लेकिन नीति के हिसाब से नहीं मानता है, हमारे प्रति हमारी ऑथोरिटी के कारण मान लेता कि ये माता पिता ने मना किया तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी कन्विंस नहीं हुआ है, कन्विंस होगा आगे जाके, बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में समझेगा कि नैतिकता के हिसाब से ये बात गलत है। लेकिन अभी उसको कुछ पता नहीं है, तो शुरुआत में तो बात मानता है, 1 साल में मान लेता है। पहला जो साल होता है उसमें वो माता पिता की बात को बिना कोई क्वेश्चन किए मान लेता है। अगर माता पिता कहते हैं कि ये नहीं करना है तो नहीं करता है। 2 वर्ष में उसको ये मालूम लगने लगता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का क्या मतलब होता है।
तो उसमें खुश होता है कि ये तो ऐसा काम तो गुड बॉय करते हैं और ऐसा काम गुड गर्ल करती है ना, तो वो बात मानने लगता है। तीसरे साल में वो गुड एक्शन और बैड एक्शन समझने लगता है। हम इसी भाषा में उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारा काम ठीक है, गुड एक्शन और बैड एक्शन। 3 साल तक हम उसको इस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं। और 5 साल का जब होता हो, जब वो 5 वर्ष का हो जाता है, तो फिर वो हमारी बातों को, अगर हम उसको ढंग से समझा सकते हैं तो हमारी बातों को मानना शुरू कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। किसको? हमारे सामाजिक मूल्यों को, कि ये अच्छी बातें होती है और मूल्यों को स्वीकार कर लेता है 5 वर्ष तक। और आगे हम देख रहे हैं, जैसे हम बाल्यकाल में हमने पढ़ा भी था कि बाल्यकाल में आते आते वो अति सामाजिक होता है, अति नैतिक होता मानता है। तो अब ये बालक जो है ना वो अनैतिक नहीं है। कई बार ऐसे इसके लिए गलत शब्द यूज कर लेते हैं, वो अनैतिक है। वो अनैतिक नहीं है, वो नीति के बारे में जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं। तो हम अगर उसको ठीक ठीक ढंग से हैंडल करेंगे तो वो इन चीजों को भी जानना शुरू कर देगा। ये उसका नैतिक विकास हो गया। अब इसके अंतिम पड़ाव पर इनकी सार संभाल कैसे की जाए, इनकी देखभाल कैसे की जाए, इनकी केयर कैसे की जाए इन बच्चों की। तो इस केयर के हम 8-9 पॉइंट टच करेंगे, तब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। इनकी सार संभाल में सबसे पहले इनके लिए वातावरण किस प्रकार का हमको देना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण में इनको हमें रखना चाहिए। सबसे पहला है वातावरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण में 3 चीजों का आप ध्यान रखें। वातावरण शांतिपूर्ण हो, दूसरा वातावरण स्वस्थ हो, और तीसरा सुरक्षित हो। इन 3 चीजों का ध्यान रखें। इन बच्चों की देखभाल करें जब छोटे बच्चों की, तो उस वातावरण में 3 चीजें ध्यान रखें। पीसफुल हो, हेल्दी हो और सेफ हो। पीसफुल इसलिए हो कि इनके जो सेंसेशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कहीं शोर शराबा है, बहुत ज्यादा तेज लाइटें हैं, तो उसमें इनके सेंसेशंस को नुकसान होता है। अंदर ही अंदर ये डिस्टर्ब होते हैं। कहते तो नहीं है, क्या करेंगे मजबूरी में, आप बहुत डीजे चलाओगे तेज तेज से, डीजे बज रहा है बहुत तेज तेज से, ये आपको मना तो कर नहीं सकते, लेकिन डीजे इनके लिए बहुत नुकसान करता है। बहुत तेज लाइटें इनके नुकसान करती है। तो इनको शांतिपूर्ण माहौल चाहिए जिसमें हल्ला गुल्ला नहीं हो। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों के लिए। और अगर इस समय हमने इनको शोरगुल वातावरण में रखा तो इनके अंदर इतने मेंटल चेंजेस होंगे जिनको हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, जब कई बच्चे एबनॉर्मल हो जाएंगे या वो सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरा, इनको स्वस्थ वातावरण चाहिए। स्वस्थ वातावरण इसलिए चाहिए कि इस समय इनके बीमार होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अभी जैसे इन दिनों कोरोना वाला असर चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं इनको दूर रखा जाए। एक तो जो बहुत बूढ़े बच्चे, बूढ़े जो बच्चे के बूढ़े जो हैं उनको, और एक इनको इनमें ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, कम इम्यूनिटी होती है। तो इनको थोड़ा सा कहते हैं कि कोरोना वाले माहौल से इनको दूर रखना है। बाकी लोगों को इतना डर नहीं होता है। तो स्वस्थ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये इतना अवेयर नहीं होते हैं, तो इनको हम सुरक्षित भी रखें। ऐसी जगहों के आसपास नहीं बिठाएं जहां पर खतरा हो। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार छोटे बच्चे होते हैं और ये बोरवेल में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, वहाँ चले जाते हैं, नीचे झांकने लग जाते हैं उसके अंदर क्या है, और बोरवेल में फंस जाते हैं। तो बोरवेल में जितने बच्चे लगभग फंसते हैं, तो आप देखो उनकी लगभग यही उम्र रहती है। तो पहला तो इनका हम ये ध्यान रखें, फिर इनके साथ व्यवहार, उचित व्यवहार करें। और उचित व्यवहार में 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो इनका सम्मान करें। बहुत छोटे हैं, इस वजह से यूं रहे, भाग यहां से, ये मत कर, वो मत कर, इस तरह से उनका सम्मान कम नहीं करना है, उनका सम्मान करना है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है। आपने धक्का दे दिया, उसको मार दिया, उसका दिल दुखा दिया, तो अभी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये उसके अंदर ग्रंथि बैठ ही जाएगी। तो उनका सम्मान करना ये बहुत सेंसिटिव है। दूसरा, उनको खूब प्रेम देना। जितना अभी प्रेम दोगे उतना प्रेम इंटरेस्ट के साथ आपको बाद में ये वापस दे देगा।
जितना प्रेम दोगे वो पूरा इंटरेस्ट के साथ बाद में आपको वापस दे देगा। आप इनको प्रेम नहीं दोगे और अपनी ईगो की प्रॉब्लम में रहोगे, जैसे हमारी कल की क्लास में था, ईगो में लड़ाई झगड़े सब चलते रहते हैं, उसमें ध्यान नहीं रहता बच्चों पे, खासकर पुरुषों का। तो होता क्या कि ये बड़ा होने के बाद जब किशोर अवस्था में आएगा तो बदला लेने की बातें शुरू करेगा, और वो फिर उसके बाद में खिसकेगा, परिवार से दूर दूर जाएगा, क्योंकि उसको प्रेम मिला ही नहीं परिवार में। तो वो क्या करेगा, प्रेम अन्यत्र ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर यहां आपने खूब सारा प्यार उसको दे दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने उसको सम्मान दिया, प्रेम दिया, ये वापस लौटाएगा। बिल्कुल गणित है ये, मनोविज्ञान भी गणित की तरह काम करती है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान बोलते हैं। और ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें रिसर्च के आधार पर है। कई अपराधी हुए तो उनसे पूछा गया कि तुम अपराधी कैसे बने, तुम्हारा बचपन कैसा था, तो उनमें पता लगा, बाल अपराधियों में या बड़े अपराधियों में पता लगा कि उनका बचपन असुरक्षित था। उनके बचपन में उनके माता पिता ज़्यादा झगड़ते थे। किसी की भी कहानियाँ, वहाँ खूब स्टडीज होती है, वहाँ पे अपने आप ही इतनी गहराई से स्टडीज होती नहीं अपराधियों के बारे में, वहाँ अपराधियों के बारे में खूब क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं उसको, स्टडी होती है। उसमें ये आता है कि इनके घर में झगड़े थे शुरू में, इस कारण से बच्चा खिसका और फिर इसका सोशल वैल्यूज़ के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसको गलत जैसा कुछ लगता ही नहीं था, सब सही है, ऐसे अपराधी बना। तो ये सम्मान हो, प्रेम हो, और फिर संवेदना हो, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि मुझे जैसा महसूस हो रहा है वैसा आपको भी महसूस हो रहा है क्या। तो कई बार ये बीमार हो जाते हैं, पड़े, हम सोचते हैं दवाई दे दी, अब उसको अकेलापन लगता है, वो चाहता कि मेरे पास हो कोई, मेरी वेदना को समझे। संवेदना, संवेदना मतलब आपको जैसा कष्ट हो रहा है वैसे ही मुझे हो रहा है, फीलिंग हो रही है, मैं ऐसा फील करूं, तो इनके पास रहना चाहिए। इनको जैसे बुखार आ गया तो ज़्यादा कोशिश की जाए कि इनके आसपास ही रहा जाए, इनको खुश रखा जाए, इनको लगना चाहिए हमारी कोई केयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि दवाई दे दी, इसको पड़ा, वो तो आपको कहेगा नहीं मेरे पास रहो, नहीं तो मानूंगा नहीं, सीधा मान जाएगा, कई बार सो जाएगा अकेला ही। लेकिन कोशिश आपको करनी चाहिए ऐसी स्थिति में उसके साथ खड़े रहें। रात को कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि माएँ तो बेचारी रात भर जगती है लेकिन पिता नहीं जगते हैं, उनको लगता है यार ये क्या न्यूसेंस है, तो उनको जगना चाहिए। ये जो मैं कई बार ये चैप्टर्स कहता हूँ तो इसमें ज़्यादा जोर पिताओं पे देता हूँ कि आप पिता हो गए हो तो ये कोई एहसान नहीं है बच्चे पे, आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जिम्मेदारी का मतलब आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। रात भर महिला अकेली इसको हैंडल नहीं करेगी, आप भी पूरा टाइम दीजिए। आज जो आप ये करोगे, मेरी गारंटी है कि ये आपको सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। आपको भी लगेगा हाँ पहली बार हम जिम्मेदारी से पिता के रूप में रह रहे हैं। तो उचित व्यवहार में सम्मान, प्रेम और संवेदना इनकी आवश्यकता है। तीसरी बात, इनकी जिज्ञासाओं को शांत करें। इनकी जिज्ञासा किस चीज की? व्हाट की। ये काल है, आपने पढ़ा था शुरुआत में, व्हाट का यानी क्या का काल है। तो क्या का जो काल है, इस काल में आपको संतुष्ट करना है, इनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना है। लेकिन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के पहले आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा, झूठ मत बोलना इनके साथ। अगर आपने आज इसको बता दिया कि ये पेन है, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि ये स्केच है, तो वो जिंदगी भर उसको पेन समझेगा। कई चीजें ऐसी होती है इस समय में उनके दिमाग में घुस जाती, नहीं निकलती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कहना मैं पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा अहंकार आड़े आ रहा है तो मैं कुछ भी बता दूं। झूठ नहीं बोलना उनके साथ, इनके साथ ईमानदारी से रहना, इनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना, क्योंकि बार बार पूछेंगे, हर चीज के लिए पूछेंगे, आपको 10 बार पूछेंगे इसके लिए, क्योंकि ये श्योर नहीं होंगे जब तक आपसे पूछते जाएंगे। इनको रिपीट करने में मजा आता है, ये पूरा पक्का जान लेना चाहते हैं। तो इनको, इनकी जिज्ञासाओं को शांत करते समय आप ये ध्यान रखिए। फिर ये एक दुनिया में, दूसरी दुनिया में जीते हैं, जिसे हम कहते हैं सजीव कल्पनाशीलता। लाइव इमेजिनेशन, इससे इनको बाहर लेकर आना है। इनको लगता है गुड़िया रो रही है, इनको लगता है कि ये परियां होती है, इनको ये जो काल्पनिक चीजें हैं वो सारी की सारी कार्टून्स में, सब में वो देखते हैं, ये कार्टून देखते हैं टीवी पे, और कई बार बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं इनके कारण से। इनको लगता है कार्टून में जो बातें हो रही है वो सही है, और वो भी उसकी तरह रहने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा ही होता दुनिया, मैं भी ऐसे ही रहूंगा। बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं, ट्रीटमेंट कराना पड़ता है उनका। तो ये कौन सा लूडो और ये दुनिया भर के ना, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से कार्टून आते हैं, इनसे थोड़ा दूर रखिए, ये नुकसानदायक हैं। ये सही मानते हैं इन चीजों को सारा, और देखे तो उनको कहना ये कहानी, ऐसा होता नहीं है। बार बार इनको समझाना ऐसा होता नहीं, ये कहानी है, फिल्म है,
तो ये सही मानते हैं उनको, तो उससे बाहर लेकर आना है सजीव कल्पनाशीलता से। फिर इनकी जो मूल प्रवृत्तियां उनको दबाना नहीं है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्ति को दबाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। तो कभी गुस्सा आ रहा तो चुप नहीं कराना, गुस्सा आ रहा तो उसको फुटबॉल दे दो, ठोक इसको जोर जोर से, वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालेगा। तो मूल प्रवृत्तियां जो भी हैं उनके अनुसार व्यवहार करता है, उनको दबाना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको निकालने का रास्ता देना चाहिए। फिर इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उनको पहचानने का ये सबसे सही समय है। इन्नेट ट्रेड्स या एबिलिटीज, योग्यता इनमें है कुछ खास होने की, उनको पहचानने का ये सही समय है। एडलर वाली भाषा में पूत के पैर पालने में दिखते हैं, तो यहां आपको दिख जाना चाहिए उन पैरों में क्या है। क्या वो अच्छा डांसर है तो डांस कर सकता है, क्या वो अच्छा गा सकता है, क्या इस समय आपको पता लग जाएगा। उसका जो भी खास गुण है वो इस समय व्यक्त होना शुरू हो जाएगा। क्या अच्छा गा सकता है, क्या अच्छा डांस कर सकता है, क्या कोई म्यूजिक बजा सकता है, कोई खेल खेल सकता है, क्या उसका पैर बिल्कुल फुटबॉल पे सही लग रहा है, किक सही मार रहा है। उसके अंदर क्या चीज है उस चीज को पहचान सकते हैं। और मेमोरी का भी आप ध्यान कर सकते हैं। उसकी याददाश्त अगर बहुत तेज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, तो इसको भी उभारने का सही समय है। कंपटीशन करिए उसके साथ, खूब सारे वर्ड्स दीजिए उसके साथ, फिर इनाम दीजिए उसको। अगर अच्छा करता है उसको इनाम दीजिए। इन गुणों को उभारने का ये सबसे सही समय है। फिर उसकी जो अच्छी आदतें हैं उनका विकास करना चाहिए। यह सही समय है आदतों का विकास करना। कौन सी अच्छी आदतें? अच्छी आदतों का विकास। चलने की अच्छी आदत, उसको चलना सिखाना चाहिए। बातचीत करने की आदत, खड़ा कैसे रहना है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, क्या मैनर्स है। कोई बाहर से आता है तो उसको कैसे नमस्ते करना, ये सब सिखाना चाहिए। हमारे शीला जी यूएसए में रहते हैं, वो भी लाइव हैं इसमें, देख भी रहे हैं। तो वहाँ पे अमेरिका में बच्चों को यूं खड़ा रहना सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो अमेरिकन कभी आपको यूं खड़े नहीं मिलेंगे, वो एकदम स्ट्रेट खड़े मिलेंगे। वो सिखाते हैं बच्चों को ऐसे खड़ा होना चाहिए, कहीं भी खड़े ऐसे खड़ा होना चाहिए। तो वो देखो अमेरिकन वगैरह कॉन्फिडेंट लगते हैं एकदम। यूरोप में वो बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, ये सारी बातें इस समय सिखाई जा सकती है। बैठना कैसे है, खाना खाते वक्त कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है, इसलिए मैंने इसको 2 टुकड़ों में लिया था। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, इसका विकास करना चाहिए। जो तथाकथित मम्मियां हैं जो ज्यादा लाड करने के चक्कर में इनमें आत्मनिर्भरता डेवलप नहीं होने देती अभी, तो वो चीज आगे उसको दुख देगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है जैसे ही बच्चा 3 साल के लगभग होने लगता है तो उसको खुद खाना खाने की, अब मम्मियां चम्मच से वो दौड़ रहा है, चम्मच से खिला रही है तो उसको नुकसान कर रही हो। उसको खुद खाने की आदत डालनी चाहिए, उसको खुद अपनी चड्डी पहनने की, अपना जूता पहनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। छोटे छोटे जो काम करता है वो, उन सब में वो आत्मनिर्भर कैसे हो ये उसको अभी सिखाना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो हम कर देते हैं इसके लिए। जो लाड है वो एक्स्ट्रा, वो लाड इस बच्चे को डिपेंडेंट बनाएगा, निर्भर करेगा। और ये निर्भरता मैंने जैसे कहा कि ये बाद में किसी और रूप में आएगी, और ये सेल्फ डिपेंडेंट महसूस नहीं करेगा, आत्मनिर्भर महसूस किसी प्रकार से नहीं करेगा। शरीर के रूप में भी नहीं करेगा, मन के रूप में भी नहीं करेगा, दूसरों पर निर्भर होने की इसकी आदत हो जाएगी। तो जितना जल्दी इसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है उतना ही उसके लिए ठीक है। तो वो लाड काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे वो मोबाइल देने वाला लाड है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसकी आंखों के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जल्दी चश्मा लगेगा। और अधिकतर भारत में छोटे छोटे बच्चों ने इस लाड के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में चश्मे लगा लिए। हम जब कोरोना को लेकर इतनी बातें करते हैं, मास्क लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वहां हम देखो क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। छोटा सा बच्चा है, बहुत टेंडर एज का है, एक इस बीमारी के कारण उस पर कोई अभियान नहीं चला, जबकि इस पर अभियान चलना चाहिए था कि 6 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल नहीं देना। आप ऐसी कभी वो 8 बजे वाला जो भाषण आता है ना, उसमें कभी ऐसी बात
आ जानी चाहिए मुझे लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा। आत्मनिर्भरता का विकास करना है और लास्ट इस समय उनको सिखाना है, क्योंकि ये सीखने का आदर्श काल है, तो उसको गतिविधि के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, लर्निंग बाय एक्टिविटी और खेल से, इस विधि से सिखाना चाहिए। गतिविधि और खेल के माध्यम से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, तो ऐसे उसको सिखाना चाहिए। और ये जो भी स्कूल हैं जिनको हम केजी स्कूल बोलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं, एलकेजी, यूकेजी, इस उम्र में लास्ट में जो जाती है, उसका सीधा सा मतलब होता है उनके पास कोई किताब नहीं होगी, कोई किताब नहीं होगी उनके पास, वो केवल खेलेंगे और उससे सीखेंगे। नाम तो ये लिखते हैं स्कूल के बाहर, लेकिन असल में उनको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे 10वीं 11वीं के बच्चे पढ़ते हैं। ये लिख, हिंदी में ये लिख, इंग्लिश में ये लिख, वो लिख और फिर उसके बाद ट्यूशन और जा। ये अप्रोच ठीक नहीं है। कल की क्लास में जैसे मैं बात कर रहा था कि इस पर खूब खुलकर बातें होनी चाहिए। कल मैंने कहा था स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए कि मानसिक रूप से वो कैसे डिफरेंट है। ऐसे ही इन बच्चों की केयर के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, टीवी पे खूब आना चाहिए, नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम में ऐसी बातें आनी चाहिए। जिस दिन ये बातें आने लग गई और ये मूर्खता वाली बातें हटने लग गई, उस दिन हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा, उसी दिन जाएगा। तब तक हम ये तमाशे देखते रहेंगे इस तरह के। हर किसी मूर्ख आदमी का अनुकरण करते रहेंगे। उससे बाहर आने का तरीका यह है कि इस बाल विकास को हम लोग प्राथमिकता दें। ये हमारा चैप्टर था बाल विकास का और आज हमने वो कंप्लीट किया। इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे, मेरी टाइमलाइन पे मेरे सारे वीडियोस पड़े हैं। तो कल वाला जो वीडियो है वो तो स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में था, मैंने अलग इंटरेस्टिंग बनाया था उसको। लेकिन उसके पहले वाला जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, शेषावस्था के बारे में, जिसमें मैंने जिक्र किया था शारीरिक विकास कैसे होता है और मानसिक विकास कैसे होता है। और आज मैंने विकास के दूसरे आयामों को छुआ है। उससे पहले हमने पढ़ा था किशोर अवस्था के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ा था बाल्यावस्था के बारे में। और ये सारी चीजें मेरी टाइमलाइन पर है, आप कभी भी जाके वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी इन बातों को अगर ठीक समझते हैं तो आगे बढ़ाइए। और ये क्लासेस का दौर जारी रहेगा। अभी देखो ये बाल विकास की चीजें चल रही हैं। उसके पहले मैंने आपको व्यक्तित्व पे एक क्लास बताई थी, क्लास ली थी व्यक्तित्व की। एक क्लास मैंने ली थी इंटेलिजेंस पे, बुद्धि पे, तो उनके बारे में मैंने कुछ बातें की थी, वो भी मेरी टाइमलाइन पे है। इस लॉकडाउन में मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो शिक्षा मनोविज्ञान की हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँ सरल भाषा में, हिंदी में। और साथ साथ में मैं इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड भी इसलिए लिखता हूँ कि वो जो इंग्लिश मीडियम से उनको भी समझ में आ जाए। मारवाड़ी में भी बता रहा हूँ आपको, आज बताया मैंने चिल्लियाँ बांटे, चिल्लियाँ, तो चिल्लियाँ बांटे समझ में आएगा तो आपको आराम से याद आ जाएगा, हाँ यार चिल्लियाँ तो बांटे यार बच्चों, वो बड़ा करे। ऐसे ऐसे कई शब्द हैं जिनका हम हिंदी अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैंने कहा भी था मेरे विद्वान साथियों को कि यार व्यक्तित्व को, बुद्धि को, इनको क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, ये कोशिश तो करें। अब राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए कोशिश करेंगे तो उसके पहले कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हमें आने चाहिए, और वो हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे हैं, खूब सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उनको भी हम लिखें। आप सबको नमस्कार। 8:15 बजे का हमारा जो लाइव होगा वो आज, उसमें फिर कोरोना पर हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ है कोरोना में अभी तक और आगे क्या संभावना है।